नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग थलग पड़े दंपति के बीच अपने बच्चों की कस्टडी के लिए एक मामले में दिए गए निर्णय में पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम पास की अवधारणा पर चर्चा की है। पास एक सिंड्रोम है जिसमें एक माता पिता जिसके पास बच्चे की कस्टडी है, बच्चे के मन में दूसरे माता पिता के प्रति असंतोष की भावना को बढ़ावा देता है, जो अंततः कस्टडी के लिए अदालती मुकदमे में एक माता पिता के लिए बच्चे की प्राथमिकता को प्रभावित करता है। पेरेंटल एलियनेशन एक ऐसा सिंड्रोम नहीं है जिसका निदान किया जा सके, बल्कि यह एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एक माता पिता द्वारा दूसरे के खिलाफ बच्चों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसे अलगाववादी व्यवहार कहा जाता है। यह मूल रूप से तथ्य का प्रश्न है। न्यायालय ने एक अंग्रेजी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के न्याय परिवार प्रभाग द्वारा रीसी पेरेंटल एलियनेशन विशेषज्ञ का निर्देश 2023 EWHC 345 फैम में दिए गए निर्णय से उद्धृत किया। निर्णय में बच्चों पर पास के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह 20173 SCC 231 के उदाहरण में चर्चा का भी हवाला दिया गया। आज सबसे पहले ये बच्चे को वफादारी की प्रतियोगिता के बीच में खड़ा करता है, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसे संभवतः जीता नहीं जा सकता। बच्चे से यह चुनने के लिए कहा जाता है कि वह कौन सा माता पिता चुनना चाहता है। चाहे कोई भी विकल्प हो, बच्चे के अंत में दर्दनाक रूप से दोषी और भ्रमित महसूस करने की बहुत संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में बच्चे की इच्छा और जरूरत ये होती है कि वह प्रत्येक माता पिता के साथ अपने संबंधों को जारी रखे, जितना संभव हो सके अपने स्वयं के संघर्षों से स्वतंत्र हो। दूसरा, बच्चे को वास्तविकता का आकलन करने में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। एक माता पिता को सभी समस्याओं के लिए पूरी तरह से दोषी माना जाता है और ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो किसी भी सकारात्मक विशेषता से रहित है। ये दोनों कथन एक माता पिता द्वारा वास्तविकता के विकृतीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये चर्चा एक प्रतिवादी पति या पत्नी के तर्क को संबोधित करने के संदर्भ में की कि बच्चे दूसरे माता पिता के प्रति अपनी पसंद व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनमें अलगाव की भावनाएं पैदा हो गई हैं। इस संदर्भ में पीठ ने दोहराया कि न्यायालयों को एक माता पिता की ओर से पास का अनुमान आसानी से नहीं लगाना चाहिए। न्यायालय को समय से पहले और अलगावकारी व्यवहार के व्यक्तिगत उदाहरणों की पहचान किए बिना किसी भी माता पिता को ऐसे व्यवहार के प्रचारक और या संभावित संवर्धक के रूप में लेबल नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त लेबल के दूरगामी निहितार्थ हैं, जिन्हें नियमित रूप से किसी एक माता पिता पर आरोपित या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तदनुसार, ये हमारी सुविचारित राय है कि न्यायालयों को माता पिता के अलगाव के सिद्धांत को लागू करने के लिए अलगावकारी व्यवहार के व्यक्तिगत उदाहरणों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि नाबालिग बच्चों द्वारा बताई गई पसंद को दूर किया जा सके। वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता को माता पिता के अलगावकारी व्यवहार में शामिल नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी दोहराया कि अधिनियम के तहत अभिभावकत्व के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय मुख्य विचार नाबालिग बच्चों का कल्याण होगा। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि मामले का निर्णय समग्र और सर्वव्यापी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आय, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिकी अवसर शामिल हैं जो नाबालिग बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बच्चों की स्वास्थ्य सेवा और समग्र कल्याण। बढ़ते किशोरों के लिए अनुकूल भौतिक परिवेश प्रदान करने की क्षमता, लेकिन अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 17(3) के तहत अनिवार्य नाबालिग बच्चों की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मामला कर्नल रमनीश पाल सिंह बनाम सुगंधी अग्रवाल। बुधवार आज 22 अप्रैल को जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट, अम्बे माता मंदिर, बजरंगगढ़ चौराहा, अजमेर की कमेटी के द्वारा भीषण गर्मी और नौतपा के प्रकोप को देखते हुए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आने जाने वाले परिवादियों व समस्त पुलिस स्टाफ को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक स्टील बॉडी का वाटर कूलर अम्बे माता मंदिर कमेटी की ओर से सप्रेम भेंट किया गया।
अंबे माता मंदिर समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने बताया कि लोकार्पण समारोह की सदारत जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय देवेंद्र बिश्नोई आईपीएस ने की और इस शुभ अवसर पर दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व दीपक कुमार जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं शरण कामले गोपीनाथ आईपीएस प्रोबेशनर का मंदिर कमेटी के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के राजेश एरी, गौरव दाधिच, प्रतुल सरीन आदि उपस्थित थे। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मदन सिंह रावत का 19 मई को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय मदन सिंह रावत के पुत्र भगवान सिंह, कमल सिंह, बलवीर सिंह व पुष्पेंद्र सिंह सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं बुधवार 22 मई को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय मदन सिंह रावत की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय मदन सिंह के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेवा को अपने जीवन का मुख्य आधार मानने वाले आदरणीय मदन सिंह रावत की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय मदन सिंह जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। मदन सिंह जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र भगवान सिंह ने व्यापार तथा कृषि के संबंध में उत्कृष्ट कार्य किया है। दूसरे पुत्र कमल सिंह ने अपने पिता के वकालत व्यवसाय को आगे बढ़ाकर वकालत के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। तीसरे पुत्र बलवीर सिंह भी एडवोकेट व भारत सरकार की ओर से नोटरी पब्लिक नियुक्त हैं। चौथे पुत्र पुष्पेंद्र सिंह रावत राजस्व मंडल अजमेर में वकालत का व्यवसाय करने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि स्वर्गीय मदन सिंह जी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भगवान सिंह जी, कमल सिंह जी, बलवीर सिंह जी व पुष्पेंद्र सिंह ने अपने पिताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में जिले की 8 विधानसभा के गांव, मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय मदन सिंह जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित कई नेताओं व ब्यूरोक्रेट्स के शोक संदेश भी प्राप्त हुए। श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर मदन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट मनीष छिपा सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मदन सिंह जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को सांत्वना दी। राज्य में लू तापघात हीट वेव के आगामी दिनों बढ़ने की संभावना के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया है। इस संबंध में जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने आदेश जारी किए हैं।
निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभरा सिंह के निर्देश पर इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के अवकाश निरस्त कर उन्हें लू तापघात से बचाव एवं उपचार के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत ही कार्मिक अवकाश पर जा सकेंगे। अवकाश स्वीकृति की सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से देनी होगी। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि परिपत्र में दिए निर्देश के अनुसार चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रहेंगे। आपात स्थिति में नागरिक टोल फ्री नंबर 108,104 एवं हेल्पलाइन नंबर 1070 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इन हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में सभी चिकित्सा संस्थानों में लू तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने, आवश्यक दवा एवं जांच सुविधाओं एवं पर्याप्त मात्रा में आइस पैक, आइस क्यूब आदि की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि एम्बुलेंस में एयर कंडीशनर क्रियाशील हो तथा आपात स्थिति में उपचार हेतु आवश्यक दवा एवं उपकरण उपलब्ध हो। इसी के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को लू तापघात से संबंधित व्यापक आईसी गतिविधियां कर आमजन को गर्मी एवं लू से बचाव हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा साइट्स पर मेडिकल किट्स की उपलब्धता, चिकित्सालयों में पानी एवं बिजली की सुचारू आपूर्ति रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिदिन निदेशालय को निर्धारित प्रारूप में सूचना भिजवानी होगी। जिला प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए लू तापघात से बचाव के लिए किए गए उपायों से निदेशालय को अवगत कराना होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीना ने बगराय निवासिया श्रीमती सरोज पत्नी सूर्यज्ञान की रिपोर्ट पर आज उसके पति सूर्यज्ञान, सासू नाथी निवासी बगराय सहित नंद माया नंदोई बाबूलाल तथा शिवजी व नंद अन्नू निवासी विजयनगर तथा शिखरानी निवासी नंद लाड़ व नंदोई गोविंद तथा उसके पुत्र भरत के खिलाफ भिनाय थानाधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादिया के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि सरोज का विवाह 10 दिसंबर 2001 को बगराय निवासी सूर्यज्ञान के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति, सास, नंदोई झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे तथा परिवादिया की सास उसे डायन कहकर पुकारती थी तथा 1 लाख रुपए व मोटरसाइकिल लाने की बात पर कमरे में बंद करके मारपीट करते थे और कहते थे कि तू तो भूखे घर की है और पति दूसरी शादी करने की बात कहता था। दिनांक 29 अप्रैल 2024 को पति, सास नंदोई सहित सभी 9 आरोपियों ने 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उससे पहने कपड़े घर से निकाल दिया तथा स्त्रीधन भी हड़प लिया। परिवादिया ने उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना भिनाय में व पुलिस अधीक्षक केकड़ी को रिपोर्ट दी, जिस पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा से संपर्क कर परिवाद दर्ज करवाया, जिस पर आज बहस करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होकर मजिस्ट्रेट ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादिया की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरव सिंह राठौड़, रवि शर्मा, भावेश तातेड़ द्वारा पैरवी की गई। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने बुधवार को जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजना से संबंधित कार्यों की गुणवत्ता को जमीनी स्तर पर जांचने के लिए टोडा रायसेन के सांडला, सोनवा का बास एवं गांगोलाव में औचक निरीक्षण किया। साथ ही जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय में अधिशासी अभियंता एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा लिया। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य अंतिम मील कनेक्टिविटी के साथ 100% पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। निरीक्षण का उद्देश्य मिशन के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जमीनी स्तर पर जांच कर सुनिश्चित करना है कि समस्त कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही क्रियान्वित किए जाए। उन्होंने बताया कि सांडला, सोनवा का बास एवं गांगोलाव में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यस्थलों का निरीक्षण किया गया।
विभाग द्वारा डाली जा रही पाइपलाइनों की गहराई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसे विभागीय मापदंड अनुसार पाया गया। जल आपूर्ति के संबंध में स्थानीय नागरिकों से फीडबैक भी लिया गया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में शेष रहे निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता श्री विक्रम सिंह गुर्जर सहित विभागीय अधिकारी एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। केकड़ी जिले के जिला प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर व ईएसआई विभाग राजस्थान जयपुर डॉक्टर पृथ्वी ने बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों व योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागवार समीक्षा करते हुए प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री त्रिलोक राम दहिया ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, पीडब्ल्यूडी, कृषि सहित अन्य विभागों की प्रगतिरत योजनाओं व विभागीय कार्यों की जानकारी दी। प्रभारी सचिव ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा, ODAF+, व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय निर्माण स्थिति सहित अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति जानते हुए ACO को प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन कार्यों में श्रमिकों की स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए समय पर दवाइयों की डिमांड जारी करने तथा हीट वेव को लेकर आवश्यक जानकारी आमजन के लिए साझा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से राजकीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की स्थिति से अवगत करवाने एवं मिड डे मील योजना की समीक्षा करते हुए कुक कम हेल्प का भुगतान समय पर करवाने की बात कही। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में आमजन के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। राजकीय कार्यालयों में शौचालय की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखते हुए सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इसी प्रकार कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्यालयों में समय पर आने व निर्देशित कार्यों का समय पर निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में ई-फाइलिंग अपनाई जाए, इससे कार्य तेजी से होंगे तथा सिस्टम में पारदर्शिता आ सकेगी। सभी विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करते हुए आमजन के कार्यों को सक्रियता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान, जिला पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार बंसल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दिनेश धाकड़, उपखंड अधिकारी श्री सुभाष हेमानी, CMHO डॉक्टर उदाराम, DEO गोविंद नारायण शर्मा, अधिशासी अभियंता PhD श्री विक्रम सिंह गुर्जर, अधीक्षण अभियंता PWD सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।